तो पापा कैसा लग रहा है आज? आपकी गुलामी का आज अंतिम दिन है। कल से आप पिंजरे से आज़ाद पंछी की भांति आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। धीरज नाश्ते की मेज पर भी पिता को अखबार में डूबे देखकर बोला था, कहाँ बेटे, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह स्वतंत्र विचरण करने की बात सोच सके। दिनेश लाल जी मुस्कुरा दिए थे। पिछले 30 साल से घर से सुबह खाने का डब्बा लेकर निकलने और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई है कि रिटायर शब्द से भी डर लगता है। कोई बात नहीं पापा, 1-2 दिन बाद आप अपने नए जीवन का आनंद लेने लगेंगे, कहकर धीरज हंस दिया। मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं। नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। क्या कह रहे हैं पापा? जीवन भर भटकने के बाद क्या यह आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? यह समय तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का है। धीरज ने बड़े लाड से कहा था, मैं सब समझ गया बेटे, रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। दिनेश लाल का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, आपके लिए मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता हूँ बेटे? आज घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता को तो की गिनती में है ही नहीं। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, सब्जी भाजी लेकर आना, सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं आजकल के अधिकतर वृद्ध। सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते होंगे, पर हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। आपको ऐसा कुछ भी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सो जाइए, जब मन में आए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ, पर कृपया फिर से नई नौकरी ढूँढने के चक्कर में मत पड़िए। धीरज ने विनती की। दिनेश लाल जी कोई उत्तर देते, इससे पहले ही बहू सुरभि आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखकर बोली, चले क्या? देर हो रही है। हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। धीरज उठ खड़ा हुआ। सुरभि, नाश्ता तो कर लो। धीरज की माँ सुलोचना जी बोली। माँ जी, चाय पी ली है, नाश्ता अस्पताल पहुंचकर कर लूंगी। आज रिया को हल्का बुखार था, परीक्षा थी, इसलिए स्कूल गई है। राजू जल्दी ले आएगा, आप जरा संभाल लीजिएगा। सुरभि जाते हुए बोली थी, बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। सुलोचना जी ने सुरभि को आश्वस्त किया। चिंता करने की जरूरत भी कहाँ है। यहाँ अस्थाई नौकरानी जो बैठी है, दिन भर हुक्म बजा बजा लाने को। दिनेश लाल कटु स्वर में बोले, अपने घर में काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तो ऑफिस जाना है। कल कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो। सुरभि तो नाम की माँ है। रिया और चीकू को तो तुम्ही ने पाल कर बड़ा किया है। कुणाल की पत्नी इसी काम के लिए आया को 10,000 रुपये देती है। आपके विचार से आया और दादी में कोई अंतर नहीं होता। मैंने तो धीरज और उनके दोनों बहनों को भी बड़ा किया, तब तो आपने यह प्रश्न कभी नहीं उठाया। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, पर इतना साफ कह देता हूँ कि मैं अपने ही बेटे के घर पर घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। क्या कह रहे हो? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। घर में नौकर चाकर क्या सोचेंगे? अच्छा हुआ कि धीरज, सुरभि और बच्चे घर पर नहीं है, नहीं तो ऐसी बातें सुनकर न जाने क्या सोचते। मैं किसी से नहीं डरता और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उन सबसे कह सकता हूँ। दिनेश लाल शान से बोले, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप धीरज को क्लर्किंग नहीं करने देंगे, उसे आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ तो क्या बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी से दिन गुजारे, यह क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करे तब भी संतान कुछ नहीं करती। लेकिन अपना धीरज तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़ा होते ही उसने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर ले लिया। राधा और मेघा के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपकी बस की बात न थी। सुलोचना जी धारा प्रवाह बोले जा रही थी। तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है अपनी बहनों के प्रति। उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उसके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और कुछ भी नहीं।
परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी न करे तो क्या एक साथ रहने का अर्थ क्या है? धीरज ने जब इस फ्लैट को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तब थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। वह भी तब जब उसने आधी फ्लैट आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। दिनेश लाल जी अभी अपनी अकड़ में थे, समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी करवाहट कहाँ से आ गई है आपके मन में। करवाहट, यह करवाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा धीरज बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाए या अपने रुतबे का रौब दिखाए तो मैं यह सब सहन नहीं कर पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है? पता नहीं आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंठा पाल ली है और दिन भर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सुलोचना जी का स्वर अचानक भरा गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ, आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहन कर जाऊंगा। दिनेश लाल तैयार होकर दफ्तर चले गए पर सुलोचना जी को सोच में डूबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति दिनेश लाल का हाल देखकर सुलोचना जी का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर वे घर में रहते एक ही राग अलापते कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फूल मालाओं और उपहारों से लदे दिनेश लाल जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसरों ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। घर आते ही उन्होंने रिया और चीकू के गले में फूल माला डाल दिए थे और प्रसन्नता से झूम गए थे। देर तक सुलोचना को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे। दादाजी घूमने चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे। उन्हें अच्छे मूड में देखकर बच्चे ने जिद करने लगे। कहीं नहीं जाना है, रिया को बुखार है। वैसे भी आइसक्रीम खाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, फ्रिज में ढेरों आइसक्रीम पड़ी है। सुलोचना जी ने दोनों बच्चों को समझाया था। ठीक कहती हो, दिनेश लाल जी बोले। बच्चों कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। सुलोचना एक कप चाय पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूँगा। कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। सुलोचना के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ घुमड़ कर रहे थे कि वे किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछकर फिर से वे घर की शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाकर ले आई। अगले दिन दिनेश लाल जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो सुलोचना जी स्वयं को रोक नहीं सकी। टोकना आवश्यक था, शुभ कार्य के लिए जा रहा था। अब तो काम शायद ही बने। दिनेश लाल जी झुंझला गए थे। मुझे लगा कि आज आप घर पर ही विश्राम करेंगे। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए टिफिन तैयार करती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूँगा, मुझे देर हो रही है। दिनेश लाल जी अपनी ही धुन में थे। पापा कहाँ गए? नाश्ते की मेज पर धीरज पूछ बैठा था। वे तो रोज की तरह ही घर से निकल गए, कह रहे थे कि किसी आवश्यक कार्य से जाना है। सुलोचना जी ने बताया। माँ, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है, अब जब कुछ आराम करने का समय आया तो फिर से काम ढूंढने निकल पड़े। क्या कहूँ बेटे, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। सुबह की सैर पर साथ जाने वाले मित्रों ने इनके मन में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि अब घर में उनको कोई नहीं पूछेगा। बात बात में यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने देंगे। उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही कहाँ है। माँ घर में आराम से रहे, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिए, इस विषय पर बहुत कहा सुनी हो चुकी है। मैंने तो अब किसी प्रकार की बहस न करने का निर्णय लिया है, पर मन ही मन में बुरी तरह डर गई हूँ। इसमें डरने की क्या बात है माँ? इसी तरह तनाव में रहे तो अपनी सेहत चौपट कर लेंगे। सुलोचना जी रो पड़ी थी। चिंता मत करो माँ, सेवानिवृत्त के समय कई लोगों इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं। धीरज ने माँ को समझाया। दिनेश लाल जी दोपहर को घर आए तो धीरज खाने की मेज पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ बेटे के बीच क्या कानाफूसी हो रही है? मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं हो रही है? वे थके हारे पर भी मुस्कुराए थे।
हो तो रही है, हम सबको आपसे बड़ी शिकायत है। धीरज मुस्कुराया था। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल आपका विदाई समारोह था। आप सब परिवार आमंत्रित थे, पर आप अकेले ही चले गए। माँ तक को नहीं ले गए, हमसे पूछा तक नहीं। क्या कह रहे हो धीरज? इन्हें सब परिवार बुलाया गया था। सुलोचना जी चौंकी थी। पूछ लो न पापा, सामने ही तो बैठे हैं। मुझे तो इनके सहकर्मी सुधीर ने आज सुबह अस्पताल आने पर बताया। इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता ही कहाँ है। सुलोचना नाराज हो उठी थी। बात यह नहीं है। मुझे लगा धीरज और सुरभि इतने नामी गिरामी चिकित्सक हैं, वे मुझ जैसे मामूली क्लर्क के विदाई समारोह में क्यों आएंगे? सुलोचना सदा पूजा पाठ और रिया व चीकू के साथ व्यस्त रहती है, इसलिए मैं किसी से कुछ कहे सुने बिना अकेले ही चला गया था। यद्यपि हमारे यहाँ विदाई समारोह में सब परिवार जाने की परंपरा है। दिनेश लाल जी क्षमा याचना पूर्वक स्वर में बोले। आपकी समस्या यह है कि पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं, मेरे पिता को अपमानित करते हैं, जिन्होंने इसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हजारों लोगों का अपमान भी करते हैं जो इस तरह की नौकरियों से अपनी जीविका चलाते हैं। धीरज का आरोप सुनकर कुछ क्षणों के लिए दिनेश लाल जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह की सोच सकता है, यह उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ पापा? आप रो क्यों रहे हैं? तभी राधा और मेघा आ खड़ी हुई थी। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो ना। धीरज हंसा था, पर दिनेश लाल जी ने झटपट आंसू पोंछ लिए थे। तुम दोनों कब आई? उन्होंने राधा और मेघा से अचरज में पूछा था। ये दोनों अकेली नहीं, सब परिवार आई हैं, वह भी मेरे निमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है? कल हम अपने पापा के रिटायर होने का फंक्शन मना रहे हैं। यह सब क्या है? हमारे परिवार में इस तरह के किसी आयोजन की कोई परंपरा नहीं है। परंपराएं बदली भी जा सकती है। हमने कल की पार्टी में आपके सभी सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। राधा, मेघा, इनके हाथ से यह फाइल ले लो। पूछो आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे? धीरज ने दिनेश लाल जी की फाइल की ओर इशारा किया। राधा ने पिता के हाथ से फाइल ले ली। इसमें तो डिग्रियां और पापा का बायोडाटा है। यह क्या पापा, आप फिर से नौकरी ढूंढ रहे थे? राधा और मेघा आश्चर्यचकित पास आ खड़ी हुई थी। चलो चाय नाश्ता लग गया है। तभी सुरभि ने आकर सबका ध्यान बटाया। लाओ, यह फाइल मुझे दे दो, मैं इसे ताले में रखूंगा। धीरज उठते हुए बोला। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, सब चाय पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलोचना जी ने भरे गले से कहा। इतना सब हो गया और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। दिनेश लाल जी ने उलाहना देते हुए पत्नी से कहा। मुझे भी कहाँ पता था। मुझे तो मुझे तो कोई भी कुछ बताता ही नहीं, न तुम न तुम्हारे बच्चे। पर मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला? सुलोचना नाटकीय अंदाज में बोली थी। दिनेश लाल सोचते रह गए थे। सुलोचना शायद ठीक ही कहती है। धुरी है वह पर भी कभी परिवार की धुरी है वह, पर कभी किसी बात का रोना नहीं रोया। ये तो केवल वही थे जो आत्मसम्मान के नाम पर इतने आत्मकेंद्रित हो गए थे कि कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता था। न जाने मन में कैसी कुंठाएं पाल ली थी उन्होंने। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब